देखिए, सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बिल्कुल कैटेगोरिकल मौक़िफ़ ये है कि जो मिलिट्री कोर्ट है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब हम क्यों कहते हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? आपके आइन का आर्टिकल 175 कहता है कि जो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव होंगे उनके फंक्शंस आपस में मिंगल नहीं करेंगे, यूज़र्प नहीं कर सकता आपका एग्जीक्यूटिव जुडिशरी का फंक्शन। अब इसमें मसला क्या आ रहा है? जो आपके कर्नल साहब जिन्होंने ट्रायल प्रिजाइड किया है मिलिट्री कोर्ट्स के लोगों का, वो कर्नल साहब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मुलाजिम हैं, वो एग्जीक्यूटिव को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एक कर्नल साहब ने ट्रायल करना है एज अ जज, वो एक एग्जीक्यूटिव का ऑफिसर जुडिशरी का जो फंक्शन है उसको यूज़र्प कर रहा है, उसको एज्यूम कर रहा है, उसका रोल जो है वो उसने छीन लिया है। तो यही हमारा मेन मुद्दा है, यही पॉइंट है कि हम चाहते हैं कि इनका अगर ट्रायल होना है किसी का तो वो एक जुडिशरी का ऑफिसर करेगा। ये हमारे आइन के अंदर लिखा हुआ है, सेपरेशन ऑफ पावर प्रिंसिपल हमने अपहोल्ड करना है। अब सेपरेशन ऑफ पावर प्रिंसिपल क्या कहता है? जुडिशरी का वो काम है कि लोगों के फैसले करना, एग्जीक्यूटिव का काम है लॉ को इन्फोर्स करना, पार्लियामेंट का काम है लॉ को बनाना। लेकिन अगर कोई इदारा किसी और इदारे का काम करना शुरू कर देगा तो मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनल क्योस आ जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक आएगा। यही वजह है कि इन लोगों के जो ट्रायल्स हुए हैं वो किस तरह हुए हैं। जब आप एक ऐसे शख्स को प्रिजाइडिंग ऑफिसर कोर्ट का बना देंगे जो एग्जीक्यूटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ कि एक पुलिस ऑफिसर है जो आपके खिलाफ FIR रजिस्टर कर रहा है, वही अगर आपका जज बन जाए तो क्या वो इंसाफ करेगा? ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। यही हमारा सारा केस है कि इस वक्त जो आपके कंप्लेनेंट्स हैं वही आपके जज हैं, वही ज्यूरी हैं, वही आपको सजा दे रहे हैं। तो ये आइन से मुतसादिम ट्रायल हो रहे हैं। यही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 5 जजेस ने ओरिजिनल जजमेंट दी थी, यही कहा था ये आपके आर्टिकल 175 की वायलेशन में मिलिट्री कोर्ट बना है जहां पे सिविलियंस का ट्रायल हो रहा है, और आर्टिकल 10 ने जो राइट टू फेयर ट्रायल कहता है किसी भी क्रिमिनल लायबिलिटी डिटर्मिन करनी अगर आपने तो फेयर ट्रायल से होगी, उसको पूरा मौका दिया जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे 4 दिन के अंदर ट्रायल खत्म हुआ। यहाँ पे हमारे कप्तान इमरान खान साहब का ट्रायल हुआ, जेल में सीक्रेट ट्रायल हुआ, शैम ट्रायल हुआ, लेकिन उसको भी 4-4 महीने लग गए 12-12 घंटे की हियरिंग करने के लिए। वो भी हम ट्रायल नहीं मानते क्योंकि वो शैम ट्रायल था। लेकिन यहाँ पे तो 4 दिन के अंदर ट्रायल इन्होंने ख़त्म किया। तो उसकी कितनी कॉन्स्टिट्यूशनल या उसकी लीगैलिटी कितने हद तक ठीक होगी? आप किस तरह कह सकते हैं कि ये इनका ट्रायल जो हुआ ये फेयर? इसमें देखें, आपको याद होगा 21वीं और 22वीं तरमीम आई थी आपके आइन के अंदर। वो क्यों आई थी? वो सिर्फ इस वजह से आई थी कि आपने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग और बाकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को अगर ट्राई करना है मिलिट्री कोर्ट्स में तो आपको अपने आइन के अंदर तरमीम करनी पड़ेगी, और वो तरमीम खत्म हो चुकी है क्योंकि उसके अंदर सनसेट क्लॉज था। तो अब मतलब कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी के 20-20, 22-22 साल, किसी केसेस में तो 17 साल के लोग भी हैं, वो अभी कस्टडी में 18 साल के हुए हैं, आप उनका ट्रायल कर रहे हैं सिंपल कानून के तहत। लेकिन अगर आपने तालिबानों का ट्रायल करना था, तहरीक तालिबान पाकिस्तान का, तो उनके लिए आपको आइन में तरमीम करनी पड़ी। दैट मीन्स जो आप अभी ट्रायल कर रहे हैं ये आपका गैर आइनी है, गैर कानूनी ट्रायल है। इसमें सबसे बड़ा देखें, 5 जजेस ने तो जजमेंट दे दी, और ये मैं अभी कह रहा हूं, देखें जो जज करता है आपको, आपकी परफॉर्मेंस को, किसी भी बड़े ओहदे पे बैठे हुए शख्स को वो तारीख करती है, मौरक करती है। अभी हम जो मर्जी बोल दें, लेकिन 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद अगर किसी को जज किया जाएगा, हमारे जो बड़े ओहदों पे लोग बैठे हुए हैं, वो तारीख करेगी, और तारीख हमेशा न्यूट्रल होती है, कभी वो बायस नहीं होती। इस वक्त कोई शख्स नहीं कहता कि ज़ियाउल हक साहब बहुत बड़े लीडर थे, क्योंकि वो गासिब थे, उन्होंने मुल्क के ऊपर मार्शल लॉ इंपोज किया था, लेकिन उनके जमाने में कोई शख्स बोल नहीं सकता था। अब यहीं पे आपके हमारे बाजवा साहब हैं, वो कस्में खा रहे हैं लेकिन उनको बात यकीन करने को तैयार नहीं है। लेकिन एक टाइम पे यही माटी बाजवा साहब थे, जो वो कहते थे उनकी बात मानी जाती थी। तो इस वजह से हमारे चीफ जस्टिस साहब की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी। उन्होंने खुद कहा था 21वीं आईनी तरमीम के केस में कि मिलिट्री कोर्ट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जब तालिबान को ट्राई किया जा रहा था। अब वही चीफ जस्टिस साहब इस बेंच में नहीं बैठे, आपको बैठना पड़ेगा इस बेंच पे। आपकी लेगेसी ऑलरेडी क्वेश्चनेबल हो चुकी है। क्यों? आपने रिटर्निंग ऑफिसर्स के केस का फैसला किया और उमैर नियाजी को कंटेम्प्ट इशू कर दी कि उसने क्यों कहा कि जुडिशरी से रिटर्निंग ऑफिसर्स लें। फिर आपने एक पॉलिटिकल पार्टी से उनका सिंबल छीन लिया इलेक्शन से थोड़े दिन पहले। आपसे यह भी क्वेश्चन होगा, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लेगेसी थोड़ी सेलिब्रेट हो जाए क्योंकि आपकी रिटायरमेंट आने वाली है, तो आपको इस केस में बैठना पड़ेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी कह चुके हैं मिलिट्री कोर्ट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तालिबान के केस में जब उनका ट्रायल होना था,
تو کیا پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں 20-20 سال کے بچے, ان کے ٹرائل میں آپ کیوں نہیں بیٹھ رہے؟ آپ کو بیٹھنا پڑے گا, آپ کو لارجر بینچ بنانا پڑے گا, کیونکہ یہ اس ملک کی جمہوریت کا کوشچن ہے. یہ لوگ دہشت گرد نہیں ہیں, یہ ٹی ٹی پی کے ممبرز نہیں ہیں, یہ ایک عام پولیٹیکل پارٹی کے عام سے ورکرز ہیں, جن کے گھروں کی اگر یہ فیملیز ابھی آپ کو بتائیں گی, ان کی جو سٹوریز ہے, کسی کے گھر میں ڈیتھ ہو چکی ہے, کسی کے گھر کے اندر کسی کو برین ہیمریج ہو چکا ہے. کیوں؟ کیونکہ اپنے بچوں کی تکلیف برداشت نہیں کر سکے. لیکن ہماری جوڈیشری نے کیا کیا, ان بچوں کو ملٹری کورٹس کے حوالے کر دیا, اسٹے کر کے اوریجنل ججمنٹ دے کے. 5 ججز عائشہ ملک صاحبہ, اعجاز الحسن صاحب, مظاہر نقوی صاحب, اس کے علاوہ جائے آفریدی صاحب, یہ جو 5 ججز تھے, میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں, اسی ججمنٹ کی وجہ سے ان کا نام ہسٹری میں, تاریخ کے سنہرے حروف میں لکھا جائے گا. لیکن اگر کسی جج نے یہ کہ فیصلہ کیا کہ یہ ملٹری کورٹس میں ان سویلین بچوں کا ٹرائل ہوگا, جو ایک پولیٹیکل پارٹی کے لوگ ہیں, عام سے لوگ ہیں, تو وہ لوگ, تاریخ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گی. ہم تو خیر اختلاف کر سکتے ہیں, لڑ تو نہیں سکتے, سڑکوں پہ جا کے ڈنڈے نہیں اٹھا سکتے, ججز سے لڑ نہیں سکتے کہ آپ نے غلط کیا, لیکن تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی. اس وجہ سے اس پہ سوچیں. اگر اچھے الفاظ میں یاد آپ کو جاتے ہیں, آپ کو لوگ یاد رکھیں, تو آپ کو ان ملٹری کورٹس کو انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کرنا پڑے گا. تھینک یو.